नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन सिंह हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो स्लाइड के साथ, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलाश मानसरोवर लिंक रोड, यानी कि कैलाश मानसरोवर मार्ग यात्रा। इसके साथ साथ इसमें हम सब टॉपिक जैसे कि लिपुलेख दर्रा, कैलाश पर्वत एवं इसका धार्मिक महत्व और साथ साथ में ईस्ट इंडिया समय पर भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो देखते हैं मामला क्या है। मामले पर गौर किया जाए तो भारत के रक्षा मंत्री ने उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को जोड़ने और लिपुलेख दर्रा के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 80 किलोमीटर लंबा नया मार्ग खोलने हेतु नई सड़क का उद्घाटन किया। अब यहाँ पर जो जानने वाली बात है तो पहले तो ये है कि जो नॉर्मल परीक्षाएं हैं, इनकी जिन परीक्षाओं का स्तर काफ़ी हल्का है, वहाँ पर इस रेखा के बारे में, इस लाइन के बारे में, इस रोड के बारे में जो कुछ क्वेश्चन आएंगे वो ये है कि पहली बात तो ये है कि LAC का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, तो वो क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसके संबंध में एक फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अभी हाल फिलहाल में भारत से मानसरोवर यानी कि उत्तराखंड से मानसरोवर के बीच में जो सड़क मार्ग खोला गया है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है 80 किलोमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है तैयार रखें। उसके साथ साथ इसमें अगर बात करें कहाँ के लिए है, तो वो है कैलाश मानसरोवर के लिए। कहाँ के लिए है वो? कैलाश मानसरोवर के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, जो नोट करना है, इसमें ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री अभी हाल फिलहाल में कौन है यहाँ पर तत्कालीन रक्षा मंत्री? तो वो है हमारे राजनाथ सिंह, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। ये वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम तक का मामला है, इसके बाद अगर बदलते हैं तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद के बारे में और देखते हैं तो क्या है ये खासियत इसमें। यह लिंक रोड चीन, उत्तराखंड यानी कि भारत और नेपाल के करीब है, यानी कि एक ट्रायंगुलर सीरीज में बना हुआ है। यहाँ पर एक तो देश लग गया आपका चीन और उत्तराखंड और नेपाल, इन तीनों क्षेत्रों के बीच में वो जगह है जहाँ से ये रास्ता गुजर रहा है और ये लिपुलेख दर्रे के पास में है। यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल इसमें नेपाल ने कुछ इसका विरोध भी जताया था। उस विरोध के बारे में भी हम जानेंगे कि नेपाल किन कारणों से, किन बिंदुओं पर इसका विरोध प्रदर्शित कर रहा है। रणनीतिक तौर पर यह काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अगर सामरिक महत्व की बात की जाए तो वास्तव में यह जो रास्ता है, यह सड़क मार्ग है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्ट चाइनीज़ बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। इसे चीन अध्ययन समूह के निर्देशों पर बनाया गया है। चीन अध्ययन समूह यानी कि CSG, चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के आधार पर इसको बनाया गया है। कारण ये है कि 1991 से लगातार इस एरिया से भारत और चीन के मध्य जो व्यापार है वो इसी लिपुलेख से हो रहा है, चल रहा है। देखो मैंने कहा लिपुलेख ला एक तिब्बती शब्द है जिसका मतलब होता है दर्रा। तो अगर हम कहें लिपुलेख दर्रा तो हिंदी है, और लिपुलेख तो यानी क्या हो गया? लिपुलेख दर्रा, तो ये तिब्बती में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, हो सकता है कि मैं वीडियो स्लाइड में लिपुलेख बार बार बोलूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा करेंगे साथ में। यहाँ पर वो कहना है कि सीमा सड़क संगठन है BRO ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क संपर्क बना लिया है। अब यहाँ पर देखो ये जो रास्ता है इसे बनाने का, इसे कंस्ट्रक्ट करने का जो काम है वो किसने किया है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, BRO, ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। 2005 के कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस रास्ते को जो अनुमोदन है वो काफ़ी समय पहले 2005 में ही कर दिया गया था, जो अब जाकर के पूरा हुआ है। हालांकि फिर भी अभी उस साइड से 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वह बाकी है बनना। भारत को लाभ क्या क्या है? अब यहाँ से जो भारत को जो लाभ है उनके बारे में चर्चा करते हैं। हवाई यात्रा के बिना कम समय में कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। पहले क्या था कि हम यहाँ से जाते थे पहले नेपाल इन काठमांडू, तो सड़क रास्ते से जाते थे। अगर हम नहीं जाते हैं बाई रोड तो हम जाते हैं बाई प्लेन। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकलेंगे मानसरोवर के लिए, या हम सिक्किम जाएंगे, सिक्किम से फिर निकलेंगे हम मानसरोवर के लिए। तो ये काफ़ी लंबे रास्ते थे और ये दोनों रास्ते लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर के बीच में पड़ते हैं। जबकि यह बहुत छोटा मार्ग है, बहुत आसान मार्ग है, जो केवल 750 किलोमीटर के आसपास ही लंबा है। ठीक है, सबसे छोटा व सस्ता सड़क मार्ग है। ये छोटा भी है और काफ़ी सस्ता भी है। यहाँ पे एक खास चीज़ और है कि इस पूरे सड़क पर, इस पूरे यात्रा में जो 84% जो भाग है इसका वह भारत में है, और जो 16% भाग है वह कहाँ पे पड़ता है? चाइना में पड़ता है। तो 84 कहाँ पे है? भारत में, और 16% कहाँ पे है? वो है चाइना में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये उठ सकता है कि इस पूरे सड़क मार्ग का
कितने प्रतिशत भाग भारत में है, तो वो आप टिक करेंगे 84%, और 16% कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक, इसके पश्चात और इसमें जानेंगे हम, तो ये क्या है, पहले काफ़ी लंबा मार्ग था, टाइम लगता था, अब ये काफ़ी छोटा हो गया है। तो सामान्य यात्रा समय को कुछ 6 दिनों तक के लिए कम कर दिया गया है। पहले काफ़ी समय लगता था, 1 हफ्ते से ऊपर पहुंच जाता था, वही अब कम कर दिया गया है। अब दिल्ली से लिपुलेख सिर्फ 2 दिन में पहुंचा जा सकता है। तो यह दूरी जो है काफ़ी कम हो गई है। तो समय भी जो लगने वाला है वह भी कैसा हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। तो 2 दिन ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि दिल्ली से लिपुलेख की जो दूरी है वो कितनी है, 750 किलोमीटर है। तो इस दूरी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, दूरी कितनी है, 750 किलोमीटर। समय कितना लगने वाला है, 2 किलोमीटर। इस तरीके से जो पॉइंट होते हैं ना, उन्हें हम बार बार अपने मन में ही प्रश्न बना के चेक करेंगे। इससे होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा तैयार हो जाता है, और जब पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फिर दिक्कत हमें नहीं पड़ती है। अब देखते हैं इसका सामरिक महत्व क्या है। तो भारत के लिए इसका बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है, ठीक है। भारतीय सेनाओं को अब चीन बॉर्डर तक पहुंचने में आसानी होगी। हम बता देते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने इस एरिया में आना जाना और इस एरिया को अपने पास रखा हुआ है, और तब से ये लिपुलेखला के आसपास का एरिया भारत के पास ही है। और अब हमने जब बना लिया है रोड वहाँ तक, तो बड़ी आसान हो गई है हमारी फ़ौज को वहाँ तक पहुँच पाना। यानी युद्ध के समय में फ़ौज प्लस फ़ौजों से जुड़ी हुए टैंक या अन्य व्यवस्थाओं को हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और यह एक प्रकार से काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाएगा। तो व्यापार के साथ साथ यह सामरिक महत्व भी प्रदर्शित करता है। तो इसको ध्यान रखना, कोई भी कंट्री हो वह हमेशा अपने संबंधों को ऐसे ही बनाती है कि व्यापार भी चलता रहे, और अगर कभी भविष्य में उनकी संप्रभुता पर खतरा मंडराए तो वह उससे भी अपना बचाव कर सके। यही वजह है कि ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व वाला स्थान है, जिससे भारत अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं कुछ अन्य मार्ग भी हैं जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। कहाँ, सीधा मानसरोवर। एक तो डायरेक्ट हमारा ये हो गया कि हम यहाँ से उत्तराखंड से सीधा कहाँ, लिपुलेख, और वहाँ से निकल जाएंगे मानसरोवर। और इसके पहले 2 रास्ते और थे, हालांकि इस रास्ते से भी यात्री कई सालों से लगातार जा रहे हैं, लेकिन रास्ते की कमी की वजह से, सड़क ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लिहाजा इस एरिया से कम लोग ही गुजरते थे। पहले ये था कि भारत से पहले कहाँ पहुँचते थे, वो नेपाल काठमांडू से फिर कहाँ निकलते थे, वो कैलाश मानसरोवर के लिए। यह लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा सफ़र था। और हम बात करें भारत और सिक्किम के बीच, तो पहले भारत, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचते थे, वो सिक्किम में पहुँचते थे वो बांगडोगरा, और सिक्किम बांगडोगरा से होते हुए पहुँचते थे कैलाश मानसरोवर। यह लगभग 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी दूरी का मार्ग था। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है मार्ग हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी हम बात करें तो ये लगभग हमारा 2500 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बहुत ज़्यादा दूरी थी। और अब हम देखते हैं कि दिल्ली से होते हुए डायरेक्ट उत्तराखंड और लिपुलेख, तो ये कितना पड़ता है, केवल ओनली 750 किलोमीटर। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ हो गई है यहाँ पे एक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये 3 प्रकार के मार्ग थे, जिसमें से अब इन दोनों मार्गों को हम सॉर्ट आउट करेंगे और लिपुलेख से ही डायरेक्ट सीधा पहुँचेंगे मानसरोवर। अब चलो हमने यहाँ पे सब टॉपिक के बारे में भी जानेंगे कि हमारा जो लिपुलेखला है, यह दर्रा, इसकी स्थिति वगैरह के बारे में जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से उठाए जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं लिपुलेख दर्रा, हिंदी में क्या बोलेंगे, लिपु दर्रा। और हम तिब्बती की बात करें तो लिपुलेखला, ला का मतलब होता है क्या, दर्रा। यह क्या है, यह एक तिब्बती शब्द है, इसका मतलब होता है दर्रा। और ये है कहाँ पे, हिमालय पहाड़ी दर्रा है। क्योंकि पूछ देते हैं कभी कभी कि लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसमें 3-4 पहाड़ी देंगे, अगर हम लोग को सही से याद नहीं होता है तो हम पता नहीं कभी कभी गलत कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये हिमालय पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग 17,500 फीट ऊंचाई है। इसे मीटर में चेक करेंगे तो वो 5,334 मीटर हो गए। इस फैक्ट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि चूंकि ये मामला गरमाया हुआ है तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक हो गई है। उत्तराखंड को तिब्बत के टकलाकोट से जोड़ता है। अब जो तिब्बत का जो टकलाकोट नामक स्थान है, वहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे। तो होता क्या है, पहले यहाँ से पहुँचेंगे हम दिल्ली से सीधा उत्तराखंड लिपुलेखला से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे, तिब्बत में कहाँ पहुँचेंगे, टकलाकोट के स्थान से फिर हम आगे चलते हैं मानसरोवर के लिए। ये वो स्थान है जो मानसरोवर यात्रा से पहले यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला भी लगता है, काफ़ी बड़ा बाजार भी लगता है, लिहाजा लोग यहीं से होकर के गुजरते हैं, ठीक है। तो यह रखना, टकलाकोट का संबंध किससे है, तिब्बत से है, ठीक है। इसके पश्चात अब हम जानेंगे इसमें कैलाश मानसरोवर के बारे में। एक बार बोलिए प्रेम से, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत, इसकी स्थिति कहाँ पर है, तिब्बत में। देखिए हमारे धार्मिक पुराणों में
बहुत ज़्यादा वर्णन है भगवान शंकर का, कैलाश पर्वत का वगैरह वगैरह। और हम सोचते हैं कि जब ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है तो ये स्थान हमारा होना चाहिए था, लेकिन तिब्बत में पड़ता है। लेकिन किन्हीं कारणों बस भारत ने इसे अपने में शामिल नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो नीति है वो साम्राज्यवादी कभी भी नहीं रही है। भारत हमेशा जो है साम्राज्यवादी नीतियों से दूर रहा है। इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो वो है 6,638 मीटर के आसपास, यानी कि अगर हम इसकी फीट की बात करें तो वो 21,700 फीट से थोड़ा कुछ ज़्यादा निकलेगा। ठीक है। तिब्बत में इसका जो नाम है उसे क्या बोलते हैं, गंग रिपोचे। चूँकि ये मामला अभी हाल करंट में चल रहा है तो हमें ध्यान देना है कि जो हमारा कैलाश पर्वत है उसका तिब्बत में नाम क्या है, वो है गंग रिपोचे। तो इसको जो है भाई याद रखिए आप। इसके बाद देखो भगवान शिव का आराधना स्थल है। ऐसा कहा जाता है कैलाश पर्वत क्या है, भगवान शिव का घर है, वो यहाँ पर रहते हैं। यह कैलाश पर्वत न केवल शंकर जी बल्कि माँ पार्वती, गणेश जी और मार्कंडेय जी, इन सभी हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ इसका जो आकार है वो कैसा है, बृहत शिवलिंग के आकार का है। कैसा है, बृहत शिवलिंग के आकार का है। वास्तव में इस पहाड़ को देखने पर लगता है कि ये बहुत बड़ा शिवलिंग है। और वैज्ञानिक इस बात से भी परेशान है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो वैज्ञानिक उपकरण है तरंगों से संबंधित वो यहाँ पे कार्य नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि धरती पर ऊर्जा के स्रोत के तौर पर भी इसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, रहस्यमय रोशनियाँ और ऐसी अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। हालांकि मैं यहाँ इन सब चीज़ों के बारे में कोई रहस्य रोमांच की सीरीज नहीं लेके आया हूँ, इसके बारे में बनाऊँ डीपली बताऊँ आप लोगों को, फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो बता रहा हूँ। यह पर्वत अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। फिलहाल हमें तो अपनी एग्जाम की पॉइंट ऑफ दृष्टि देखना है। इसके साथ साथ यहीं पर पड़ती है क्या, मानसरोवर झील है हमारी। तो इसके पश्चिम में क्या है, वो है मानसरोवर झील, और दक्षिण में क्या है हमारा, राक्षस ताल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा पश्चिम। तो पहले यहाँ पे कौन सी हो गई, मानसरोवर झील, और हम बात करेंगे इसके हम दक्षिण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, राक्षस झील। तो थोड़ा आप जो है मैपिंग के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो झीलें हैं, एक तो कौन सी है, मानसरोवर झील, और एक कौन सी हो गई हमारी, राक्षस ताल झील। पश्चिम में मानसरोवर है और दक्षिण में भाई राक्षस ताल है। उसके पश्चात देखो भाई इसमें नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से जो है मानसरोवर झील से हमारी जो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज नदियाँ, इनका उद्गम स्थल है। यही वजह है कि अगर हम बात करें कि कौन पर्वत से है तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि कैलाश पर्वत से इनका ऑरिजिन है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और झील की बात करें तो फिर वो मानसरोवर हो जाएगी। अब यहाँ पर साथ साथ में देखेंगे कि यह पर्वत स्थल जो है वो न केवल हिंदू बल्कि हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैन धर्म सभी के लिए विशेष पवित्र माना जाता है। तो देखो 3 धर्मों का जिक्र किया गया है, हिंदू धर्म और उसके साथ आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म, सबका जिक्र किया जा रहा है। इनके लिए विशेष पवित्र माना जाएगा। ये कहा जाता है कि जैन मुनि श्री भरत ने यहाँ पर 72 जिनालय, जिन यानी कि जैनों के आलय, यानी कि जैनों के आराधना स्थलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ऋषभ देव जो हैं जैन धर्म संबंधित हैं, एक तीर्थंकर भी हुए हैं, उनका जो निर्माण है वो यहीं प्राप्त हुआ था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी तो ऐसा कहा जाता है कि यह मिथकीय जैन तीर्थंकर हैं फिर भी, लेकिन इस संबंध में ज़्यादा कुछ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्हें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, निर्माण प्राप्त हुआ था। और बुद्ध की डैम चौक रूप की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी माया को सबसे पहले बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध की जो पहचान है वो यहीं पर कैलाश पर्वत पर ही हुई थी। ऐसा किताबों में या जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें वर्णित है। लेकिन हमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि भगवान बुद्ध की जो दूसरे रूप है जो तिब्बत में पूजनीय है वो क्या है, डैम चौक है, उसका जो है उस रूप की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार से ये न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्धों के लिए और जैनियों के लिए, सबके लिए ये पवित्र स्थान हो गया है। अब हम देखते हैं कि भाई इस पूरे मामले में नेपाल ने अपना विरोध क्यों किया है प्रदर्शित। जैसे ही राजनाथ सिंह ने इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, उसके तुरंत बाद ही नेपाल सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। न केवल नेपाल के रोड पर बल्कि संसद और काठमांडू में भारत के दूतावास के बाहर इसका प्रदर्शन किया गया, इसका विरोध किया गया कि भारत यह गलत कर रहा है, यह उनके संप्रभुता पर हमला है, यह उनके अधिकार क्षेत्र की ज़मीन है जिससे भारत कब्जा कर रहा है। किंतु भारत ने उसके इस पूरे दलील को खारिज कर दिया है, नकार दिया है, और भारत ने कहा कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यह हमारा स्थान है, हमारे कब्जे क्षेत्र का है और हमारे अधिकार क्षेत्र में आने वाला है, तो हम अपने अधिकार क्षेत्र में ही हैं।
ठीक। तो नेपाल का मानना है कि यह उसका अधिकार क्षेत्र है जिस पर भारत कब्जा कर रहा है। ठीक, नेपाल ने अपनी दलील दी है, विरोध किया है प्रदर्शित, क्या कह करके, उसका कहना है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला हिस्सा है जिस पर भारत कब्जा कर रहा है। संसद और काठमांडू दूतावास पर विरोध किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो काठमांडू दूतावास है वो किसका है? काठमांडू का भारतीय दूतावास। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे स्लाइड में मैंने मेंशन नहीं किया, पर ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन वाला है हमारा दूतावास। ठीक, तो उसके बाहर क्या किया लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है यहाँ पर विरोध जताना शुरू कर दिया। उसने किस बात का हवाला दिया है, आखिरकार कौन सा वो तर्क है, कौन सा वो फैक्ट है जिसके तहत नेपाल इसका विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला है। काफ़ी लंबे समय की पहली बात है। तो भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी जिसका नाम था सुगौली संधि। क्या नाम था? सुगौली संधि। उस संधि के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य 1816 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है सुगौली संधि। इसमें नेपाल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया गया था। कौन सी सीमा का? पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया गया था। संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का भाग नेपाल क्षेत्र में आता है। इतना कहा गया था इस संधि के तहत कि जो महाकाली नदी है, कौन सी नदी? महाकाली नदी, उसके जो पूर्व का हिस्सा है वो जो है नेपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह पूरी जो है कहानी है सुगौली संधि के हिसाब से। तो इसी संधि को आधार बना करके वह बार बार इस बात को कह रहा है कि भारत ने जहां पर सड़क का निर्माण किया है वह भारत नहीं बल्कि नेपाल के अधिकार क्षेत्र का है, जबकि भारत ने इस बात को पूरे सिरे से खारिज कर दिया है। अब आगे देखो क्या इसके बारे में होता है वह पता लग जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर हम आपको बता ही देते हैं कि 1962 युद्ध के बाद, जो बहुत फैक्ट वाली बात है वो ये है कि 1962 युद्ध के बाद से ही यह स्थान भारत के पास रहा है, जबकि नेपाल का ये दावा है कि नेपाल ने 1961 में यहाँ पर जनगणना कराई थी और तब जो है भारत को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। तो नेपाल कहता है कि हमने 1961 में यहाँ पर क्या करवाई थी? जनगणना, और तब भारत ने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अब भारत यहाँ रुक ना रहा है। कारण ये है कि भारत के पास यह जो स्थान है वह 1962 भारत चीन युद्ध के बाद से ही है, और तब से लेकर के भारत अब तक लगातार इस एरिया पे है और भारत की अपनी स्थानीय यहाँ पर जो चौकी है वो बनी हुई है। ये ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी कुछ सालों के पहले की बात है जब भारत ने जो है अपने मैप पर काला पानी क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया था, तब भी नेपाल ने ऐसा ही विरोध जताया था, क्योंकि नेपाल का मानना था कि भारत काला पानी क्षेत्र को अपने में नहीं दिखा सकता, वह नेपाल का है। काला पानी उत्तराखंड के पास में जो है 35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ एक स्थान है जिस पर दोनों ही अपना दावा करते हैं, किंतु भारत ने उसे अपने क्षेत्र में दिखा करके अपना ही बताया है। ठीक, तो ये थोड़ा नेपाल का एक्चुअल विरोध का मामला है, क्योंकि नेपाल सोचता है कि यह उसका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन भारत ने सिरे से खारिज किया हुआ है। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे एक फैक्ट है जो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट का मामला पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो नेपाल के साथ केवल 80.5 यानी कि 80 किलोमीटर, और चीन के साथ जो उत्तराखंड है वो 344 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। तो ये एक फैक्ट है जिसे मैंने यहाँ स्लाइड में शामिल कर लिया, शायद एग्ज़ाम में आ जाए, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। और तो बात ही कुछ है नहीं स्लाइड में, आज की स्लाइड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे खूब लाइक करें, और हाँ, कमेंट जरूर करते रहिए करिए आप लोग, आपके क्या व्यू हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक पर चाहिए है वीडियो, तो वो बता दीजिए इसमें। चलिए आप ये बताइए कि जो BRO है इसका जो गठन है वो कब किया गया था, इसकी स्थापना किस सन में की गई थी, और वगैरह वगैरह बताइए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू।